नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज उत्कर्ष ने अपने स्थापना दिवस के 22 साल पूरे कर लिए, ठीक है। और ये जो सफर है वो आगे ऐसे ही कई सालों तक चले, इसके लिए आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और एक सुखद फ्यूचर की अपन क्या करते हैं, आशा रखते हैं ना। अगर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल में बात करूं तो आप लोगों के लिए आज विशेष एक सीरियस टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं और जिसको मैं पर्सनली इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसके पीछे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है। और वो लाइन क्या लिखी हुई है कि भाई आरआरबी 2024 और नर्सिंग ऑफिसर हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। ये वैसे अभी जो अपन एक फोकस कर सकते हैं, एक तो अपन आरआरबी 2024 लिख रहे हैं, उसके अलावा भी मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि नॉर्सेट 8 के लिए भी अगर अपन आप लोग तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि लगभग इनके एग्जाम को होने के अंदर नॉर्सेट की तो फिक्स डेट है ही है, वैसे 12 अप्रैल है। और अगर मैं बात करता हूँ आरआरबी की, तो भी वो निश्चित तौर पर लास्ट मतलब फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च की स्टार्टिंग से पहले एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो लगभग जो ये ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपके पास में 6 मंथ का ड्यूरेशन है। और अपन क्या करते हैं, देखो एक बहुत बड़ी जो अपनी गलती क्या रहती है कि अपन चीजें पढ़ते हैं, चीजों को अच्छे से लिखते नहीं है। अब लिखते नहीं है तो जब सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखोगे नहीं ना, तो आप उस चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। और जब याद नहीं होगी, माइंड के अंदर भी क्या होता है, चीजों का एसोसिएशन होता है। आप कई बार ऐसी चीज नोटिस करते होंगे कि कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक चीज को लिंक करके आपको कई सारी चीजें बता देते हैं। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या है, एसोसिएशन है चीजों का, एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंटेशन करने का वे है। और ब्रेन को भी अगर आपने उसी तरीके से दिया ना, तो ब्रेन उनको सेव भी डाटा उसी तरीके से करेगा, सिस्टमेटिक डाटा को सेव करेगा। और सिस्टमेटिक डाटा सेव होंगे तो आप रिप्रेजेंट भी उसको सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे। एग्जाम के अंदर भी आप सिस्टमेटिक वे से चीजों से याद रख पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाने के अंदर, है ना। अब मैं आपको जैसे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखो ये मेरी खुद की नोटबुक है। ये वाली जो नोटबुक है ना, ये मेरी खुद की नोटबुक है। और ये नोटबुक मेरी है जब मैं तैयारी कर रहा था, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैंने ये नोटबुक बनाई है। और मैंने उस टाइम ये कार्डियो के लिए नोटबुक बनाई थी। अब इसके अगर मैं आपको हालत दिखाऊँ ना अंदर से, अभी मैंने उसको इसका नया अपडेटेड वर्जन में लिख रहा हूँ। इसके अंदर से अगर आप हालत देखोगे ना, यहाँ से देखो आप, यहाँ से पेज भी थोड़े बाहर आने लगे हैं। और इस पूरी की पूरी किताब आप देखोगे ना, कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। आपको इस बुक के अंदर देखो, आप पूरी की पूरी बुक है ना, आप लोग अगर देख पाते हैं तो पूरी बुक कहीं पर भी आप उठा के देखोगे ना, ये सेम पैटर्न नजर आएगा आपको। मैं आराम से आपको दिखाना चाहूंगा इसको, आराम से देखें इसको। ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो पूरा पोर्शन है वो मैंने फिल कर रखा है। एक भी पेज यहाँ पर देखो आपको इस पूरी नोटबुक के अंदर खाली नजर नहीं आएगा। सब कुछ मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर छाप रखा है हर जगह, पूरा का पूरा कार्डियो। कैसे मैंने करा क्या, मैं आपको कैसे नोट्स बनाए, मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले मैंने क्या करा कि जो भी चीज मुझे कार्डियो से संबंधित कुछ भी चीज मिल गई ना, तो मैं किसी नोटबुक में लिखता। और लिखने का जो तरीका था वो भी कैसा था, वो मैं सारी चीज आपसे जिक्र करूंगा। आप देखो कैसे, आप लोग देखेंगे सभी लोग ध्यान से ना, कि अपने जो सब्जेक्ट है ना, अपने जो सब्जेक्ट है, अगर अपन सब्जेक्ट की अगर बात करते हो तो सबसे जो बड़ा और मेजर सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। अगर अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के आपको नोट्स लिखने हैं, मेडिकल सर्जिकल के अगर आपको नोट लिखने हैं, तो देखो ध्यान से क्या करना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के आपको नोट्स बनाना है। तो आपको पता है कि अपने जो लगभग अपन मोटा मोटी बात करें तो लगभग अपने 12 सिस्टम्स होते हैं। 12 क्या है, अपने सिस्टम है। मोटा मोटी बात करें तो 12 सिस्टम होते हैं। और उसके अलावा आपको सबसे पहले एक बुक, कोई भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बुकलेट लेनी है और उसमें अंदर आपको लिखना है बेसिक्स ऑफ नर्सिंग, या अपन कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी। आप कुछ भी नई टर्म देखें, आपने कोई एडक्शन सुना, आपने पहली बार अबडक्शन सुना, उसके अलावा आपने ऑस्मोटिक प्रेशर सुना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सुना, सीवीपी सुना, कुछ भी ऐसी नया नाम सुना आपने जो आपने नर्सिंग के अंदर तैयारी करते समय पहली बार सुना, जो टर्म है, एक सिर्फ टर्म, एक वर्ड है सिर्फ, है ना। उस वर्ड और उस वर्ड का मतलब लिखो आप। हो सकता है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि कोई इंग्लिश के वर्ड जिसका आप मतलब समझ नहीं पाते हैं, जैसे रिमिशन हो गया, एक्सरवेजन हो गया, एक्सबेशन हो गया। तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, उसके स्पेलिंग और उसका क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को आप हो सकता है कि आप इंग्लिश में लिख दें, हो सकता है कंफर्टेबल नहीं तो आप उसको हिंदी में लिख दें। आप उसकी पूरी पूरी एक छोटी बुकलेट जिसके अंदर बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो अपन बार बार यूज करते हैं, उनको आप लिख लीजिए। उनको आप लिखने से क्या होगा कि आपकी बेसिक जो टर्म्स है, जो कई बार टीचर्स यूज करता है, तब आपको समझने में दिक्कत आती है, तो वो आपकी वहां पर सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। पता चलती रहेगी, नहीं पता चलती रहेगी, आप पूछते रहे और पूछेंगे तो आपको हर चीज का क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। अब उसके बाद में अब अपन एक सिस्टमेटिक में बात करूं ना, जैसे मान ले तो मैं कार्डियो की बात करता हूं। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं
तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई भी अपन डिजीज पढ़ेंगे ना उसके अंदर या कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे तो सबसे पहला उसका पार्ट क्या आता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। क्या आएगा उस सिस्टम के अंदर, आपको सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी होगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। तो आप सबसे पहले आपको उस सिस्टम की कार्डियक सिस्टम की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को लिखे। दूसरा जो सेगमेंट आपको देना है वो देना आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट को। किसको देना है, जो भी अपने कॉमन मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट है उस डायग्नोस्टिक टेस्ट को देना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होगा आपको डिसऑर्डर को देंगे। किसको देंगे, डिसऑर्डर को देंगे उसका। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा इसका मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। और उस मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर ले, स्पेशली जो अपन बात करेंगे डिसऑर्डर लिखा आपने, डिसऑर्डर के मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट को हमेशा 3 भागों में डिवाइड करके लिखना है। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर डिवाइड करके लिखना है। कैसे, एक तो अपना हमेशा नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। ये तीनों क्या लिखे, मैनेजमेंट लिखे। और सबसे लास्ट जो आप सेगमेंट लिखोगे किसी भी बीमारी का, वो क्या लिखोगे आप, उस बीमारी से संबंधित या उस सिस्टम के जो इसके मतलब अपन कह सकते हैं, अपन मैनेजमेंट या उस डिजीज के क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लिकेशन है, विशेष तौर पर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको आपको स्पेसिफिक तरीके से लिखना है। ठीक है। अब उसके अलावा देखो, ये आपका पूरा सिस्टमेटिक है। नोट्स हमेशा खुले खुले होने चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करनी। हो सकता है कि आपको लगे कि अभी इतना पेज बहुत है, इतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको जैसे जैसे कुछ आगे आप तैयारी करोगे, डिटेल में और चीजों के जाओगे, तो आपको और नया नया मैटर मिलता रहेगा। और वो मैटर कहीं पर भी नहीं लिखना है। हमेशा आपको कोई कार्डियो एनाटॉमी की बात है तो आपको पता है जब अपन बुक देखते हैं ना, तो ये जैसे अपनी बुकलेट है, इस बुकलेट के अंदर ये अपना पूरा पेज है जैसे मान लीजिए ना, तो ये जो सेगमेंट रहता है, ये सेगमेंट ये हमेशा क्या होना चाहिए, की पर्ट्स के लिए। आपको कुछ भी अच्छी चीज कार्डियो सिस्टम के लिए आपने ऊपर लिख दी, ताकि आप जब भी पढ़ोगे तो चीजें क्या करेगी, आपको ज्यादा अटेंशन कंसंट्रेट करवाएगी और आप तुरंत चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। रही बात पेन की यूज करने की, तो पेन हमेशा ब्लू पेन यूज करें, जो कि आपका लॉन्ग लास्टिंग पेन रहता है। आपके पेन के अंदर वो कभी भी उसके अंदर क्या कह सकते हैं अपन, वो कभी फेड नहीं होता और वो हमेशा लंबे समय तक चलने वाला पेन होता है। एक पेन यूज करिए, ज्यादा पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस वे से अगर आप लिखेंगे तो ये जो आपका सारे के सारे नोट्स होंगे वो अच्छे सिस्टमेटिक नोट्स बन जाएंगे। अब जो सबसे लास्ट सेगमेंट रहता है कि आपको कॉपी को और अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं, इस चीज के अंदर और अच्छा करना चाहते हैं, तो भी आप एक अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्या कर सकते हैं कि आप अपने लिए जो भी एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं, तो जो भी खास एमसीक्यू है ना, उस एमसीक्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छे जो एमसीक्यूज है, मान लीजिए 50-100 एमसीक्यूज है, वो आप लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो उसके कई प्रिंट आउट है, तो उस प्रिंट आउट को आपको उस बुक के साथ अटैच कर सकते हैं, या उसको अलग से अपन एक सिस्टम को अलग से अपन प्रिपेयर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा सिस्टमेटिक वे से करोगे ना, तब जाकर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों की एक बेसिक डाउट है ना सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। ये डर तब नहीं लगेगा, आपको पूछेंगे एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी याद, डायग्नोस्टिक टेस्ट याद, डिसऑर्डर याद, मैनेजमेंट याद, कॉम्प्लिकेशन याद, कुछ पीछे क्या रह गया, कुछ रहा ही नहीं। अपने एमसीक्यू तक की प्रैक्टिस कर रखी है। ये जब आप पढ़ोगे फिर आप क्या करोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्लियर है। और अपन उसको जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो, तब आता है असली पढ़ाई का मजा। ये तो मैंने आपको एमएसएन की एग्जांपल दी। सारे सिस्टम के लिए ऐसी पॉलिसी फॉलो करिएगा जो कि आपकी हमेशा क्या रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहने वाली। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर, अब दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो देखो आप। दूसरा पॉइंट अगर जैसे मैं बात करता हूँ फंडामेंटल की, है ना, अगर अपन फंडामेंटल की मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल को भी आपको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहला क्या आता है, बेसिक्स। अगर अपन बेसिक की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि आपने जितने भी, जैसे कि वाइटल साइंस क्या है, ठीक है, वाइटल साइंस से लेकर अपन क्या करना है, सबसे पहले अपने को बेसिक फंडामेंटल है, जैसे कि अपने हॉट एंड जो एप्लीकेशंस होती है, आपको बेसिक जो एनीमा, जो बेसिक फंडामेंटल का पार्ट है ना, पोजीशंस, एनीमा अपन कह सकते हैं। उसके अलावा अपनी प्रेशर सोर्स है, ये जो सारा बेसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर अप करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहता है उसके अंदर आपको रहता है भाई प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमेशा प्रोसीजर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अपन कह सकते हैं, प्रोसीजर होना चाहिए। और प्रोसीजर को हमेशा कैसे लिखना है, सिस्टम वाइज लिखना है। प्रोसीजर को हमेशा किस वाइज लिखना है, अपने को सिस्टम वाइज लिखना है कि कौन से सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन रेस्पिरेटरी की बात करें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा प्रोसीजर देखते हैं, जैसे कि ईटी ट्यूब हो गया, जैसे कि अपना टीटी ट्यूब हो गया, जैसे कि आपका आईसीडी हो गया। तो ये जो तमाम प्रोसीजर है वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लिखे। अगर उसके अलावा आपने तीसरे सेगमेंट की मैं बात करूँ
या और एक चीज और एग्जांपल देना चाहूँ तो जीआई सिस्टम के अंदर है तो एनजी ट्यूब वगैरह है, तो ये सारी ट्यूब्स की आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिखनी है अपने को। बेसिक अपने को लिख दिया, जो बेसिक जो अपना सह रहता है सारे वाइटल साइंस से लेकर जो बेसिक फंडामेंटल उसको एकदम सटीक वैल्यू के साथ में। दूसरा प्रोसीजर कैसे करते हैं सारे, उसके साथ आप वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा माइंड के अंदर और अच्छे से क्या हो सकता है मेमोराइज रहने के लिए आसानी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में ध्यान रखना है, कौन सा प्रोसीजर को करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रहती है, तो इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे से पढ़ना। एक और बड़ी कॉमन जैसे मैंने देखा इशू कि लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने अपने को। आपको हर एक मतलब हर जैसे गायनिक की बात करता हूँ, तो गायनिक के अंदर जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट होंगे वो 20 से 25 मैक्स होंगे, ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट को आप याद करें। कॉमन हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जो कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो 20 से 25 होंगे, उनको याद करें। सारे इंस्ट्रूमेंट आपसे कभी ना याद होंगे ना कभी याद करना है। इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, क्या यूज आता है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये तो सारी हो जाती है अपने बेसिक जो अपनी फंडामेंटल से रिगार्डिंग, आपको इस तरीके से हमेशा ध्यान देना है, सिस्टमेटिक वे में बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर अपन बाकी सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, चाहे मैं पीडिया की बात करता हूँ, तो पीडिया के अंदर भी हमेशा क्या रहता है भाई, देखो मेजर जो सेगमेंट रहता है वो आपका पहला सेगमेंट रहेगा, जिसके अंदर अपन तो क्या करेंगे मुख्य तौर पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। पहला सेगमेंट तो क्या रहता है हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सेगमेंट रहता है। और उस सेगमेंट के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपके क्या रहते हैं, न्यू बॉर्न के जो कुछ न्यू बॉर्न के कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, तो न्यू बॉर्न के कॉम्प्लिकेशंस का इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर आप इसके अंदर भी वो सेम क्या रहते हैं, मुख्य तौर पर डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उन डिसऑर्डर्स पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। और डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके डिसऑर्डर के अंदर मुख्य तौर पर अगर अपन बात करते हैं ना, तो जीआई है, कार्डियो है और रेस्पिरेट, इसके तो बहुत कॉमनली सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको सिस्टमेटिक वे से, जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया था किसका वाला, आपको एमएसएन वाला, तो उसी सिस्टम से फॉलो करना है। उसके अलावा आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की मैं बात करूं या अपन एमएचएन कहते हैं, तो उसको भी आपको क्या करना है, उसके भी देखो मुख्य तौर पर 3 सेगमेंट है। पहला जो रहता है वो रहता है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना अपने को। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा टर्मिनोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंट रहती है टर्मिनोलॉजी। उसके अलावा डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन, डिसऑर्डर। और जो सबसे लास्ट जो रहेगा वो आपका क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रहता है, मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक तो साइकोथेरेपी होता है, एक अपना साइकोथेरेपी है, उसके अलावा साइकोफार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी है और फार्मेकोलॉजी है। उसके अलावा क्या रहता है अपने ईसीटी। ये जो सेगमेंट होते हैं उन 3 सेगमेंट को आपको सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड करके अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट देखना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि और जैसे सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो भी आपका सीएचएन का भी ये रहता है। सीएचएन के अंदर भी देखो एक जो सेगमेंट रहेगा वो बेसिक पार्ट रहेगा, जैसे अपन टर्मिनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी वगैरह ये सारा कंसेप्ट रहेगा। और दूसरा जो सेगमेंट होगा जो आपका विशेष तौर पर क्या रहता है भाई, कि भाई कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, तो उस पूरे सेगमेंट को आपको अलग से बुक रखनी है। सीएचएन की अलग बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अलग से नोटबुक होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पीडिया की अलग से नोटबुक होनी चाहिए। और ये तो मैंने क्या कि पुरानी जो थी ना मेरी जैसी उस टाइम की जो तैयारी थी, उस टाइम अपने को इतना एस्टिमेशन नहीं था कि भाई इतना फ्यूचर में कितना क्या अपन मैटर रखेंगे और मैं कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें होगी, वो मैंने इतना फ्यूचर में देख कर नहीं पाया था। तो उसके बाद में वापस रिवाइज नोट्स बना रहा हूँ, बहुत कुछ नया एड्स कर रहा हूँ। और नई जो मैंने बुकलेट उस कार्डियो के लिए ली है वो कौन सी वाली है, देखो इतनी बड़ी बुक ली है, इतनी बड़ी बुक ली है मैंने, जैसे ना। और उसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कार्डियो लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। फिर भी उसमें पूरा लिखा नहीं गया, इसमें मैंने लगभग पूरी बुक को फिल कर दिया है, फिर भी पूरा कार्डियो लिख नहीं पाया हूँ मैं। और उसको मैंने पूरा स्पेस से देकर लिखा है, और इसके लिए फिर मैंने कोई छोटी बुक लेनी पड़ गई। एक ऐसी बुक और है जो मैंने लगभग इसी साइज की बुक और खरीदी है, तो उसको मैं कंप्लीट तरीके से उसको नोट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और जो अपन कह सकते हैं नोटबुक ले सकते हैं। तो इसको थोड़ी इससे बड़ी बुक ले सकते हैं मेजर सिस्टम के लिए, थोड़ी छोटी बुक या इस साइज की ले सकते हैं जो थोड़े माइनर सिस्टम है। और उसके अलावा जो अपने कम्युनिटी पीडिया, ओबीजी और एमएसएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उन सब के लिए आपको ऐसी एक बुकलेट लेनी है जो कि आपके 5 जो मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, फंडामेंटल, सीएचएन, अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और उसके अलावा अपने ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेको, इनके लिए आपको अलग से इतनी बड़ी बुक और सिस्टम वाइज बड़ी आपको स्पेसिफिक बुक अलग से रखना है, ताकि आप सारा मेटेरियल अच्छा सिस्टमेटिक वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप फिर कहते हैं ना कि सारे सिलेक्शन कैसे होता है, वैसे होता है। आप सिस्टमेटिक चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिलेक्शन लेकर जाते हैं, तो तभी ये पॉसिबल होगा। और हो सकता है कि आप ऐसा नहीं करें,
थोड़ा कम लिख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि सब पहले दिन ही आप इतना डिटेल में शुरू करें। आप समराइज पहले मैटर लिखे, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे, पर स्पेस छोड़ें। अगर आप फ्यूचर में उसकी पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके अलावा आपको बाकी जो अंदर अपने इंपॉर्टेंट सिस्टम्स रहेंगे, सब्जेक्ट जो रहेंगे, उसके अंदर अपनी की बात करें तो अपना एक तो न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस ही है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस ही रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अपने एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना ऑप्शन गायनिक, ऑप्शन गायनिक की बात नहीं करी, ओबीजी की बात करते हैं। ओबीजी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओबीजी को भी आपको सिस्टमेटिक वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव पोर्शन को, गायनिको पोर्शन को अलग अलग तरीके से खुलकर स्पेस के साथ में लिखना है। और उसके अलावा न्यूट्रिशन के साथ में अपनी माइक्रोबायोलॉजी, कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और उसके साथ साथ अपन बात करें तो अपना रिसर्च मैनेजमेंट का भी पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। रिसर्च एंड मैनेजमेंट का जो पोर्शन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो तमाम तरह के जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट को कॉमनली अपने सेटअप के अंदर यूज करते हैं अपन, जिनका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा रहता है। चाहे मैं नॉर्सेट की बात करूं, आरआरबी की बात करता हूं, तो आप लोगों के पास में 6 मंथ का समय है और हर रोज आपको अलग अलग तरीके से चीजों को सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। और मैं आपको कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रेटजी, अगले 6 मंथ की स्ट्रेटजी के लिए अगले खास वीडियो बनाने वाला हूं, और जिसके अंदर अपने को 6 मंथ के अंदर किस किस पोर्शन को किस वे से टैकल करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और उसके लिए अगर आप सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर अपनी ये सारी चीजें बनाए क्या से नोट्स, तो आपके लिए एक शानदार उत्कर्ष लेकर आया, एक शानदार सेल। और ये सेल जो है ये आज से लाइव होने वाली है, जिसके अंदर आपका नॉर्सेट जो रामायण, जिसको 2.0 जो नया रामायण मैंने अपने स्टार्ट हुआ है, नॉर्सेट 2.0, रामबाण 2.0 नॉर्सेट के लिए। और नॉर्सेट 8 के लिए जो टारगेट बैच है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्सेट 8 के लिए 6 मंथ का ड्यूरेशन है, वो अभी से सारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी से बैच स्टार्ट होने वाला 20 तारीख से। उसके अलावा आरआरबी 2024 के लिए जो 2.0 नया बैच जो है, और इन तमाम मुख्य कोर्सेज के ऊपर आपको उत्कर्ष दे रहा है अपने 22 वर्ष पूरे होने की खुशी के अंदर खास 22% का फ्लैट डिस्काउंट है ना। कैसा डिस्काउंट दे रहा है, फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट रहेगा उसके लिए आपको करना होगा छोटा सा काम, यूसी कोड अप्लाई, कूपन कोड को अप्लाई करें और आज ही कोर्स को परचेज करें। तो ये शानदार आप सभी लोगों के लिए जो खुशखबरी के लिए आपके लिए खास जो तोहफा रहने वाला है, ये अपनी इस 22 ईयर के कंप्लीट होने पर आप सभी लोगों के लिए एक खास उपहार ये रहने वाला है। अगर आप तैयारी करके नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना है, आरआरबी हो या अपना नॉर्सेट हो, तो अभी से तैयारी कर जाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय जब गुजरते वक्त नहीं लगेगा और फिर आप एक बार देखेंगे कुछ महीनों बाद अपन वहीं के वहीं खड़े नजर आएंगे। तो आपको अगर अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि मैं उस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको अथक प्रयास, और अथक प्रयास में आपको मेहनत है। और वो मेहनत आज से शुरू करेंगे तब जाकर 6 मंथ बाद के अंदर वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा और आप उस एग्जाम को क्रैक करने के प्रमुख कैंडिडेट कहलाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको सारी चीजें मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मुझे बहुत सारे लोग जब क्वेश्चन करते हैं, सर आपने कैसे नोट्स बनाए, कैसे पढ़ाई करी, तो उसका मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूँ। मैंने ऐसे सिस्टमेटिक नोट्स बनाए, तो आप भी अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने नोट्स को सिस्टमेटिक बनाएं, ताकि ना केवल आपके लिए, आने वाले आपके जो जूनियर्स होंगे, आपके जो साथी रहेंगे, उन सबकी मदद करने में भी क्या होंगे, उपयोगी रहेंगे। क्योंकि आपने जो मेहनत करी है, अगर आप उनको सब कुछ मैटर को अगर आप उनको रेडीमेड देंगे तो उनकी मेहनत काफी कुछ कम हो जाएगी। तो अपन मेहनत अच्छे से करें और अपने सिलेक्शन भी अच्छे हो, और उसका सिलेक्शन का फायदा अपने आने वाली जो जूनियर्स हैं उनको भी फायदा मिले, ऐसा अपने को प्रयास रखना है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप सभी लोग सेशन में जुड़ें, और अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो बिल्कुल उन लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। थैंक यू डियर्स।